अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हमने जो आपके पास लोअर लिंक के बाकी थोड़े से टॉपिक्स रह गए थे ना, क्लिनिकल्स रह गए थे, वो हम कवर करने लगे हैं। अच्छा, जो KLM से BD से हमने फ़ूड के क्लिनिकल्स कवर कर लिए थे, अब KLM से जोस हमने फ़ूड के क्लिनिकल्स कवर करने। इसमें सबसे पहले जो क्लिनिकल हमारे पास आता है ना, वो है प्लांटर फेशियाइटिस। ठीक है, जिस भी टर्म के आगे आइटिस आ जाए ना, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो प्लांटर फेशियाइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो फूड का प्लांटर फेशिया होता है ना, उस प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब पहली बात तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्लांटर फेशियाइटिस होता है क्या है। ठीक है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लांटर फेशिया। इसके बाद सेकेंड जो चीज़ आती है ना, वो आपके पास होती है कि इसकी कॉज क्या है। ठीक है, इसकी क्या रीज़न है। तो इसकी कॉज होती है ओवर यूज़ मैकेनिज़्म, कि बहुत ज़्यादा जो पर्सन बहुत ज़्यादा वॉक करता है, जैसे रनिंग, एरोबिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट होता है, या किसी ने अगर ऐसे शूज़ पहने हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाले, जैसे हील्स हैं, तो वो कंफर्टेबल शूज़ नहीं है। तो इन तीन रीज़न्स की वजह से जो है ना, वो प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ना, हमारे पास प्लांटर फेशियाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी आपके पास एक केस आया, एक पेशेंट आया पेन के साथ, तो कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे हम पिक करेंगे कि पेशेंट को ना प्लांटर फेशियाइटिस या कोई और डिजीज़ तो नहीं। इसमें ऐसा होता है कि प्लांटर फेशियाइटिस जो है ना, जब पेशेंट वॉक करके एक्सरसाइज करने के बाद जब रेस्टिंग के लिए बैठता है ना, जब वो बैठता है तो पेन पेशेंट की ना बहुत ज़्यादा स्वीयर हो जाती है। ठीक है, द पेन इज़ ऑफन स्वीयर आफ्टर सिटिंग, या जब पेशेंट सुबह उठ के भी वॉक करना स्टार्ट करता है ना, तब पेशेंट को पेन होती है। ठीक है, ये पेन जब पेशेंट कॉन्टीन्यूसली वॉक करता रहता है, मतलब सुबह अभी पेशेंट उठे तो उसने 5 मिनट जो है वॉक करना भी स्टार्ट किया, ठीक है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है फुट के अंदर। लेकिन जब 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट गुजरते हैं, जब वो वॉक करता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, तो ये पेन डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, फिर नहीं पेशेंट को पेन होती। लेकिन फिर जब दोबारा पेशेंट रेस्ट करने के लिए बैठता है, तो दोबारा पेशेंट को जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है प्लांटर फेशियाइटिस की। अच्छा, इसके अलावा जो है एक क्लिनिकल भी होता है कैल्केनियल स्पर। कैल्केनियल स्पर में ऐसा होता है कि कैल्केनियम जो बोन होती है, जो हील बोन है, उसके नीचे से करके एक छोटा सा बोनी सा स्पर निकला होता है। ठीक है, बोनी एक प्रोमिनेंस से निकली होती है। अब जब भी इस कंडीशन के साथ पेशेंट चलता है, तो ये जो फेशिया होता है और जितने भी यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो स्पर के साथ और नीचे जो ग्राउंड होता है उसके दरमियान में आते हैं। ठीक है, ये फेशिया, ये जो स्पर होता है उनके ऊपर जो है इंजरी कॉज करता है, इसलिए पेशेंट को ना पेन होती है। और अगर यहाँ पे जो है ना पेशेंट के जो बरसा पड़ा होता है ना, उस बरसा की इन्फ्लेमेशन भी डेवलप हो सकती है और वो पेनफुल हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कैल्केनियल स्पर, या जो बोनी स्पर होता है यहाँ पे, और ये एबनॉर्मली डेवलप होता है। ठीक है, नॉर्मली तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है हील, अगर एबनॉर्मली ऐसे करके कोई प्रोट्रूजन बनी होगी बोन की, तो उससे हम कहते हैं कैल्केनियल स्पर, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होता है, और वो भी प्लांटर फेशियाइटिस की ना एक कॉज हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल आता है सूरल नर्व ग्राफ्ट। अच्छा, जो सूरल नर्व्स होती है ना, ये नर्व जो सी है, एक तो इनकी लोकेशन, यानी इन्हें जो है ना फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, सूरल नर्व को फुट में इजीली जो है ना हम जो स्मॉल सेफनेस वेन होती है ना, उस स्मॉल सेफनेस वेन के पास से जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल सेफनेस वेन हमने कहा था कि जो फुट का ऐसे लैटरल कंडाइल होता है ना, लैटरल कंडाइल के पीछे से ऐसे करके ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, तो उसी के पास से जो है ना हमारे पास ये सूरल नर्व भी पास करती है। तो सूरल नर्व को जो है ना हम क्या करते हैं, इसका कोई भी अगर फ़र्ज़ करो कि बॉडी में किसी पार्ट पे इंजरी हो गया है, वुंड अगर वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बन गया है, तो हमें वहाँ पे ना नर्व सप्लाई जो है ना वो दोबारा करनी है। ठीक है, दोबारा रिवाइव करनी है जो। अच्छा, उसे रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना सूरल नर्व का ग्राफ्ट लेते हैं। ठीक है, उसका एक पीस कट करते हैं, कट करने के बाद जहाँ इंजरी है वहाँ पे जो है ना इसे लगा देते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पेन और वो जो बाकी सेंसेशंस वगैरह वो ठीक तरीके से ना ट्रांसफ़र हो सकती है। अब सूरल नर्व ग्राफ्ट को इसलिए हम सूरल नर्व्स को चूज़ करते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन इजीली असेसेबल है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि इनकी लोकेशन होती कहाँ पे है, किस चीज़ के रिलेशन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सेफनेस वेन के करीब इनके रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है प्लांटर रिफ्लेक्स। अच्छा, जो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है ना, ये इस तरह भी आ सकता है कि प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है यहाँ परफॉर्म करके दिखाएं, या इसका दूसरा नेम होता है बेबिंस्की साइन। ठीक है, BABINSKI, बेबिंस्की साइन, या जो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है ना, इसके अंदर ये होता है कि जो पेशेंट होता है ना, इसकी L4, 5, S1, 2 जो नर्व्स हैं उन्हें चेक करने के लिए कि नर्व्स ठीक है या नहीं, हम एक रिफ्लेक्स परफॉर्म करते हैं पेशेंट के फुट के ऊपर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने कोई जो है ना, जैसे क्लिनिकल हैमर होता है, क्लिनिकल हैमर के पीछे वाली साइड
ठीक है, जो ब्लंट से साइड होती है, या कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे टंग डिप्रेसर ले सकते हैं या फिर की भी ले सकते हैं, लेकिन की का ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा चुभने वाली ना हो, ठीक है, थोड़ी सी ब्लंट सी हो। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है पेशेंट के फुट में ऐसे लैटरल साइड से लेके आना है, ठीक है, हील से स्टार्ट होना है, लैटरल साइड से लेके आना है ऐसे ऊपर की तरफ, और फिर जो है ऐसे मीडियल वाली साइड पे मूव करना है। डायरेक्शन जो है ना वो सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं ना, तो अगर जो है ना वो पेशेंट अडल्ट है, ठीक है, और उसका ये जो नर्व्स हैं 4, 5, S 1, 2 ये नॉर्मल है, ये वाली सारी रूट्स, तो उस पेशेंट के अंदर नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या आता है, उस पेशेंट के अंदर जितनी भी ये टोज़ होती है ना, ये आगे की तरफ फ्लैक्स कर जाती है, ठीक है, फ्लैक्स कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती हैं, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, अगर प्लांटर रिफ्लेक्स पेशेंट के अंदर पॉजिटिव हो या प्रेजेंट हो, मतलब उनके अंदर बेबिंस्की साइन जो है प्रेजेंट है, ठीक है, बेबिंस्की साइन बेसिकली एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर उस पेशेंट के अंदर जब हम ऐसे करके यहाँ से लेके ये वाली मूवमेंट करेंगे, ब्लंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे पेशेंट को लगाएंगे, तो पेशेंट जो है ना उसकी एक तो डॉर्सिफ्लेक्शन हो जाती है ग्रेड टो की, मतलब ये जो ग्रेड टो है, पहले तो प्लांटर फ्लेक्स का रहा था ना, इससे इधर की तरफ बेंड कर रहा था, अब डॉर्सिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ बेंड कर जाएगा। प्लस फैनिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएगी, लैटरल 4 टोज़ की फैनिंग, यानी लैटरल 4 टोज़ ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है, वो भी ऐसे डोर्सल साइड पे मूव करते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन की भी स्लाइटली होती है। ये एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है जिसके अंदर बेबिंस्की साइन प्रेजेंट हो, इसका मतलब है कि उसकी L4, 5, S 1, 2 जो नर्व रूट्स हैं वो ठीक नहीं है, वो इंटैक्ट नहीं है, ठीक है, उससे कोई और प्रॉब्लम भी है, ठीक है, कोमा या और भी जो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा वगैरह होते हैं उनमें से कोई कंडीशन है पेशेंट को। लेकिन एक जो है ना वो कंडीशन है जिसके अंदर अगर बेबिंस्की साइन प्रेजेंट हो तो हम कंसीडर करते हैं कि पेशेंट को जो है ना उसकी नर्व्स वगैरह ठीक है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं ना, जो इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स में क्या होता है कि उनके अंदर जो है ना हमारे पास इन्फेंट्स के अंदर एक तो माइलिनेशन नहीं हुई होती ठीक तरीके से नर्व्स की अभी, ठीक है, और स्टार्ट पे हमारे पास उनका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है जो ये सारी सेंसेशंस लेके जा रहा होता है वो न्यू बॉर्न्स इन्फेंट्स में ठीक तरीके से डेवलप्ड नहीं होता। जब उनमें ठीक तरीके से डेवलप नहीं होता तो जब हम उनमें बेबिंस्की साइन परफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर वही फैनिंग ऑफ फिंगर और डोर्सिफ्लेक्शन यानी बेबिंस्की साइन पॉजिटिव आता है। लेकिन बच्चों में हम ये फिर चीज़ नहीं कहते कि हो सकता है इनके अंदर कोई ब्रेन की कोई डिफॉर्मिटी हो या कोई कंडीशन हो, क्योंकि बच्चों के अंदर ये नॉर्मली जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों को हमने एक्सक्लूड करके अगर किसी अडल्ट के अंदर ये प्रेजेंट है ना, फिर हमने उसके अंदर हमने कहना है कि अडल्ट में अगर बेबिंस्की साइन पॉजिटिव है तो ब्रेन इंजरियाँ, कोई सेरिबेलर डिजीज़ हो सकती है। हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ओके, अच्छा, इस जो डायग्राम है ना ये वाली वीडियो के अंदर वो बेबिंस्की साइन परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए लैटरल साइड से वो मिडिल वाली साइड पे ऐसे गए हैं, ठीक है, वो वही वाली कर्व इन्होंने बनाई है। अब देखो इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि पहले जो है नॉर्मल रिस्पॉन्स उन्होंने शो किया है। नॉर्मली क्या होगा कि वो जो है ना ये नॉर्मली क्या होगा कि वो नीचे की तरफ सारे जो फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स कर जाएंगी, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ टो भी हो जाएगी और सारे जो फिंगर्स हैं, सारे जो टोज़ हैं वो नीचे की तरफ फ्लेक्स कर जाएंगी, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल रिस्पॉन्स। अब अगर जो है ना पेशेंट के अंदर अब गोइंग प्लांटर हो या एबनॉर्मल जो है ना हमारे पास प्रेजेंट हो प्लांटर वो बेबिंस्की साइन प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी पेशेंट को कोई ब्रेन इंजरी या सेरिबेलर डिजीज़ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को अप गोइंग प्लांटर होता है, ठीक है, इसमें डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स और फैनिंग ऑफ टोज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हमने कहा है कि अगर जो है ना वो इन्फेंट्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं न्यू बॉर्न्स हैं उनके अंदर जो है ना ये अगर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है ना, यानी अब गोइंग Testing the Babinski reflex in infants. The Babinski reflex can be tested in infants by firmly stroking the sole of the foot with a finger or a blunt object along the lateral side from the heel to the toes. Typically in infants, a tonic dorsiflexion of the big toe as well as a plantar flexion and spreading of the small toes occur together. This is known as the Babinski sign and is physiologically present in infants until between ओके, अच्छा, ये था प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। प्लांटर रिफ्लेक्स के बाद जो मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट है वो हमने कर ली थी। डोर्सालिस पेडिस आर्टरी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे जो है ना हम पेशेंट के फुट के ऊपर फील करते हैं, ठीक है। डोर्सालिस पेडिस आर्टरी को हम बेसिकली जो फर्स्ट सेकंड मेटाटार्सल्स हैं उनके दरमियान जो है ना वो फील करते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ी भी थी। अच्छा, जो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के पल्सेशंस में ना एक उन्होंने लाइन लिखी है वो अंडरलाइन कर ली, वो इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर
कोई आर्टरी अक्लूड कर जाए, ठीक है, एक्यूट आर्टरी अक्लूजन। एक्यूट का मतलब है कि अभी अभी पेशेंट के अंदर जो आर्टरी ने वो अक्लूड की है, ठीक है। अगर आर्टरी अक्लूड हो जाए ना तो 5 साइंस हैं जो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये 5 साइंस के साथ पेशेंट आपके पास आ सकता है। वो 5 पीज़ हैं, ठीक है। पी का मतलब है पेन, पैलर, पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस एंड पल्सलेसनेस, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को पेन होनी स्टार्ट होती है, फिर पैलर यानी जो स्किन है उस पल्स से आगे वाला, उस आर्टरी से आगे वाला जितना भी एरिया है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, पैलर होगा वहाँ पे। इसके अलावा पैरेस्थीसिया यानी वहाँ से एबनॉर्मल सेंसेशंस है, जैसे कहते हैं ना वो चूंटियाँ काट रही हैं या फिर वो सुइयाँ चुभ रही हैं, ऐसे करके पेशेंट आपको बताते हैं। फिर पैरालिसिस हो सकता है कि वो वाला जो मसल है वो काम करना बंद कर देता है। पल्सलेसनेस यानी वो जो आर्टरी है उसके अंदर अब आ ही नहीं रहा, जो हमारे पास प्रेशर होता है ना आर्टरी का, तो वो पल्सलेस हो गई है वेसल। तो ये आपने 5 पीज़ हैं जो याद रखने हैं, जो कि एक्यूट आर्टरी ओक्लूजन की जो है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना कुछ टर्म्स हैं वो हमने देखनी है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं अनहैप्पी ट्राइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये ना ऑस्की के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। ऑस्की में पूछा जाता है कि अनहैप्पी ट्राइड क्या होता है और किस रीज़न होता है। ये बेसिकली ना नी के जो ब्लो आउट फ्रैक्चर्स होते हैं ना, मतलब अगर नी को आप बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया तो मोस्ट कॉमनली जो है ना हमारे पास जो 3 चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं ना, 3 चीज़ें जो डैमेज होती हैं उन्हें कहते हैं अनहैप्पी ट्राइड, ठीक है। उनके अंदर सबसे पहले तो आपके पास नी की जितनी भी लिगामेंट्स हमने पढ़ी थी ना, तो मीडियल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ना, इनके तीनों के नेम्स फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इन तीनों को कहते हैं अनहैप्पी ट्राइड, ठीक है। ट्राइड का मतलब है 3, ट्राई यानी 3। तो अनहैप्पी ट्राइड में मीडियल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये जो है ना अगर ये इंजरी होती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट की, इसलिए इन्हें अनहैप्पी ट्राइड कहते हैं, ठीक है। इनका क्लियर आता है आपके पास जब भी शोल्डर जॉइंट की नी जॉइंट की डिसलोकेशन के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तब उसके अंदर जो है ना इन टर्म्स का लाजमी जिक्र होता है कि इनके बारे में बताएं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हैमर टो, या जिसे ना मैलेट टो भी कहते हैं, ठीक है। मैलेट हैमर को ही कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर होगा क्या बेसिकली मैलेट टो, एक तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हैमर टो होता क्या। इसके अंदर ना पेशेंट की जो टो होती है ना वैसे हैमर लाइक जो है वो बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, जैसे हैमर्स होते हैं, मैलेट होता है। अच्छा, इसके अंदर ना आपने टोज़ की जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है ना डिफॉर्मिटी की, वो आपने नोट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब होता है क्या हैमर टो में, इसमें जो हमारे पास टोज़ होते हैं ना, एक तो हमें पता होना चाहिए, ये तो आपके पास मेटाटार्सल इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास प्रॉक्सिमल फेलेंजिस, ठीक है, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, ये मिडल और ये वाली डिस्टल फैलेंक्स, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन आपने नोट करनी है। हैमर टो या मैलेट टो के अंदर जो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स होती है, यानी जो ये वाली फैलेंक्स है, इसकी परमानेंटली मार्क्ड डॉर्सिफ्लेक्शन हो जाती है। डॉर्सिफ्लेक्शन यानी डॉर्सल साइड ऑफ फुट के ऊपर वाली साइड की तरफ डॉर्सिफ्लेक्स हो गया, ठीक है। दूसरी जो आपके पास होती है मिडल इंटरफ्लेंजियल, मिडल फैलेंक्स जो होती है, मिडल फैलेंक्स स्ट्रॉन्गली प्लांटर फ्लेक्स हो जाती है, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्स यानी वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। हमने ये कहा था ना, फुट की जो ऊपर वाली साइड होती है वो डॉर्सल साइड होती है, नीचे वाली प्लांटर साइड होती है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड डॉर्सल है, नीचे वाली साइड जो है वो प्लांटर साइड है। तो जो डॉर्सल साइड की तरफ बेंड हो रही है, जो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स होगी उसे हम कहेंगे मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन होगी है, ठीक है, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स की। उसके बाद जो आपके पास मिडिल फैलेंक्स है वो ऐसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है, नीचे की तरफ बेंड हुई है, तो उसकी मार्क्ड स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लेक्शन हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास ये वाली है बिल्कुल टर्मिनल फैलेंक्स से बिल्कुल हाइपर एक्सटेंडेड, बिल्कुल सीधी रहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोजीशन है ना फुट की, इसे हम कहते हैं हैमर टो या जिसे मैलेट टो भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह जोसरा पेशेंट प्रेजेंट करता है। ज़्यादातर जोसरा पेशेंट की जो सेकंड टो होती है ना, जो आपके पास बिग टो के साथ वाली सेकंड टो है, उसके अंदर ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट करता है। देखो इसके अंदर प्रॉक्सिमल की डॉर्सिफ्लेक्शन, जो मिडिल फैलेंक्स है उसकी प्लांटर फ्लेक्शन और ये वाली एक्सटेंड, ठीक है। इस तरह जोसरा पेशेंट प्रेजेंट करता है, ये वाली कंडीशन या ये वाली, ठीक है, दोनों सेम। अच्छा, अब जो सा ना हमारे पास इसके कॉज क्या हो सकते हैं। कॉज वही है कि अगर जोसरा पेशेंट के अंदर कोई मसल्स की वीकनेस है, जैसे लम्ब्राइकल्स इंट्रोशिया मसल्स की वीकनेस है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर अगर जोसरा पेशेंट के फुट वियर्स या जो शूज़ हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से भी जोसरा वो इंजरी हो सकती है, ठीक है, मसल्स टेंडन्स वगैरह की। अच्छा, अक्सर जोसरा देखा जाता है कि जब जोसरा पेशेंट हैमर टो या मैलेट टो के साथ प्रेजेंट करता है तो उनके जोसे ना
ये जो टो की ये वाली सरफेस होती है ना, ये कॉन्टीन्यूसली फिर शू के साथ रब करती रहती है, ठीक है। यानी पेशेंट का जब फुट ऐसे करके बेंड हुआ हुआ है तो फुट की एक टो अगर ऊपर की तरफ ऐसे बेंड है, तो शू जो होता है, शूज़ के अंदर जब वो पेशेंट शूज़ पहनता है तो कॉन्टीन्यूसली जो ये वाला एरिया होता है ये शूज़ के साथ अंदर वाली सरफेस के साथ रब करता रहता है, ठीक है। तो वो रिपीटेडली रबिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना कैलोसिटी या कैलस डेवलप हो जाता है, ठीक है। कैलोसिटी या कैलस बेसिकली थोड़ी सी आप ऐसे कह सकते हैं कि स्किन वहाँ पे ना हार्ड हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी सख्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, थोड़ी सी जैसे रेडनेस सी हो रही है, ठीक है। और भी अगर ज़्यादा इससे कंडीशन हो ना तो पेशेंट की और ज़्यादा ब्लैकन करके हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमर-टो। इसी के साथ ना एक और फुट की कंडीशन होती है, उससे हम कहते हैं हेलिक्स वेल्गस, ठीक है। अच्छा, इससे जो है ना इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ना एक टर्म आपने देखनी है, वो बेसिकली ना पेपर के अंदर आई हुई है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या, ठीक है। सबसे पहले तो हेलिक्स वेल्गस होगा ये। इसके अंदर अगर वही रीज़न कि अगर कोई जॉइंट की डिजीज़ है या पेशेंट ने ऐसे फुटवियर्स पहने थे, ऐसे शूज़ पहने थे जो कंफर्टेबल नहीं थे, जिसमें जो पेशेंट का टो होता है ना, हेलिक्स का वर्ड जो सिर्फ बिग टो के लिए हम यूज़ करते हैं, वो टो जो होता है ना वैसे लैटरल साइड पे डेविएट कर जाता है, ठीक है। ये फुट की डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर लैटरल डेविएशन ऑफ ग्रेट टो हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसे वेल्गस कहते हैं, ठीक है। वेल्गस टर्म और जो वेरस होती है ना, ये दोनों ऑपोजिट होती हैं। वेल्गस में एल आता है, इसलिए आप याद रख लें कि वेल्गस में भी एल आता है और लैटरल में भी एल आता है, ठीक है। लैटरल एल से स्टार्ट होता है, तो ये लैटरल साइड पे ऐसे डेविएट हो रही होती है। जो वेरस होती है ना, उसमें मीडियल साइड पे कोई चीज़ जा रही होती है, वो हम आगे अभी जाके पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो से ना हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़नी है जिसे कहते हैं बनियन, ठीक है, BUNION। अच्छा, ये बेसिकली टर्म होती क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये जो एरिया होता है दिस वन, इस एरिया पे ना कॉन्टीन्यूसली, अब जाहिर है अगर पेशेंट का फुट ऐसे हो गया ना, थोड़ा सा बेंड हो गया, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारे पास, ये तकरीबन हेड ऑफ मेटाटार्सल वाला एरिया, यहाँ पे जो है ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे भी रबिंग होती है शूज़ की वजह से ना, कॉन्टीन्यूसली फ्रिक्शन होती है अगेंस्ट द शू, तो इसलिए यहाँ पे ना एक सबक्यूटेनियस बर्सा जो है ना बनता है, उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है, यहाँ पे पेशेंट को पेन स्टार्ट हो सकता है उस रबिंग की वजह से, ठीक है, उसे कहते हैं बनियन। अच्छा, इसे जो है ना आपने याद करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऊपर हार्डनिंग ऑफ स्किन भी हो जाती है, ठीक है, जिससे उन्होंने कॉर्न्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, हार्ड स्किन। अच्छा, ये जो है ना आपके पास टर्म थी हेलिक्स वेल्गस। अब लास्ट पे एक क्लिनिकल आपका इंपॉर्टेंट रह गया, वो आपके पास जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ के अंदर ही है, ठीक है। उसके अंदर आपका एक्सप्लेन किया हुआ है जीनू वेल्गस एंड वेनम, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को जो है ना वो ध्यान से याद करना है, क्योंकि दोनों टर्म्स जो है ना वो पेपर में बहुत मिक्स होती हैं। अच्छा, इनके अंदर जो है ना सबसे पहले आपको ना एक क्यू एंगल का पता होना चाहिए कि क्यू एंगल क्या होता है। अच्छा, क्यू एंगल बेसिकली हम फाइंड कैसे करते हैं पेशेंट का। क्यू एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ करनी है इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेके पटेला तक, ठीक है। हमने ऐसे करके एक सीधी लाइन इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से पटेला तक ड्रॉ कर दी। उसके बाद ना हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो टिबियल टिब्रोसिटी और जो हमारे पास पटेला है ना, इन दोनों को आपस में यूनाइट कर रही हो, ठीक है, ऐसे कर। जब आप ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है ना, उससे हम जो है ना वो क्यू एंगल कहते हैं, ठीक है। दिस एंगल इज़ क्यू एंगल। अब देखें, ये वाली नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। क्यू एंगल आलमोस्ट आपका 17 डिग्री तक जो है ना वो होता है नॉर्मल। अच्छा, अगर जो है ना हमारे पास ऐसे हो किसी पेशेंट के अंदर कि जो नीचे वाली आपकी बोन्स हैं, ठीक है, लोअर आप कह दो कि डिस्टल जो बोन्स होती हैं, वो बोन्स अगर लैटरल साइड पे डेविएटेड हैं, ठीक है, यानी नॉर्मली अगर यहाँ पे पड़ी है, हम कलर चेंज करते हैं, येलो ले लेते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ पे बोन है तो अब जो है ना बोन थोड़ा सा ऐसे लैटरल साइड पे डेविएटेड है। अगर बोन लैटरल साइड पे डेविएटेड है तो ये वाली जो लाइन पहले ऐसे ड्रॉ हो रही थी वो थोड़ी सी ना ऐसे करके ड्रॉ होगी, क्योंकि बोन जो है वो लैटरल साइड पे गई हुई है। अगर ऐसे करके आपके पास सेकंड वाली लाइन ड्रॉ हो रही है तो हमारे पास ये वाला जो क्यू एंगल जो पहले इतना था अब वो इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी लैटरल डेविएशन जब हुई होती है डिस्टल वाली बोन्स की, यानी हमारे पास टिबिया और जो फिब्यूला उनकी अगर लैटरल साइड पे डेविएशन हुई है तो हमारे पास क्यू एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। अगर क्यू एंगल आपके पास इंक्रीज़ कर जाएगा यानी लैटरल एंगुलेशन हुई होगी लेग की, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जीनू वेल्गम, ठीक है। जीनू का टर्म हम नी के लिए यूज़ करते हैं, नी के लिए, ठीक है। और जो आपके पास वेल्गम है ना, वेल्गम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके अंदर
जो डिस्टल पार्ट ऑफ आपकी जो डिस्टल बोन्स है ना वो लैटरल साइड पे ऐसे करके डेविएट हुई हैं, ठीक है, वेलगम। और वही वाली चीज़ हम याद कर लेते हैं कि इसमें भी लैटरल साइड पे जा रही है ना ऐसे करके, तो इसके अंदर भी एल आता है वेलगम में, तो वेलगम में भी एल आ रहा है और लैटरल में भी एल आता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने याद कर लेना। इससे बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन होती है वेरम, ठीक है, जीनो वेरम। जीनो का मतलब जॉइंट और वेरम का मतलब है मीडियल डेविएशन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पहली लाइन तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं एंटीरियर स्पीयर आइलिक स्पाइन से आपके पास जो पेटेला, पहली लाइन तो ये होगी। सेकेंड लाइन वही हमने टिबियल टिब्रोसिटी से लेके पेटेला तक जाना है, ठीक है, वो ऐसे करके लाइन ड्रॉ होगी। तो ये नॉर्मल क्यू एंगल हमारे पास बन गया। अगर जोंसना ऐसा हो कि हमारे पास जो टिबिया का लोअर एंड है वो ऐसे करके मीडियल साइड पे जोंसना वो टिबिया डेविएट हुई, ठीक है, टिबिया मीडियल साइड पे डेविएटेड है। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर टिबिया जोंसना अब ऐसे करके डेविएटेड है फर्स्ट करें, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अब जो हमारे पास नॉर्मली हमने ये ऐसे करके लाइन ड्रॉ की थी ना सेकेंड वाली लाइन, तो अब हम इसे ना रेड कलर से ड्रॉ करते, अब ये जोंसना वो ऐसे करके ड्रॉ होगी, मतलब ये टिबियल टिब्रोसिटी इधर करके हो जाएगी और ये पेटेला, ठीक है, ऐसे करके एंगल हो जाएगी, यानी क्यू एंगल जो है वो स्मॉल हो जाएगा पहले की निस्बत। अगर क्यू एंगल जो है वो स्मॉल हो पहले की निस्बत, इसका मतलब है हमारे पास जो टिबिया है उसकी जो सी है वो मीडियल एंगुलेशन हुई है लाइक की। अगर मीडियल एंगुलेशन हुई है लाइक की, यानी मीडियल साइड पर जो है वो टिबिया ऐसे की तरफ, टिबिया का लोअर एंड ऐसे आया हुआ है, तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर वेरम, ठीक है, जीनो वेरम की कंडीशन। लैटरल साइड पे गया था लोअर एंड, तो इसका मतलब था वेलगम, और मीडियल साइड पे आया हुआ है तो इसका मतलब है वेरम। अब इन्हें याद रखने के लिए ना एक तो ये मेथड है कि आप एल से याद रख लो कि जिसके अंदर एल आता है उसमें लैटरल साइड पे लोअर एंड जा रहा है टिबिया का। ये कोड इसका तरीका होता है कि उसके अंदर ना ऐसे करके जो है वो याद करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए, आपने लिखना नहीं है पेपर के अंदर, बस याद करने के लिए रखो, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है कि वेलगम जो है ना, वेलगम के अंदर एक तो आपके पास आ रहा है गम, ठीक है, GUM आता है। GUM अगर आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऊपर वाली लेग्स होती है ना, अगर उन्हें गम्स के साथ स्टिक कर दिया जाए ना नी एंगल को, तो फिर जो नीचे वाली लेग्स की पोजीशन होगी ना ऐसे बाहर को निकली होंगी, उन्हें हम कहते हैं जीनो वेलगम, ठीक है, यानी ऐसे करके जैसे यहाँ पे स्टिकिंग हुई हुई है। और इससे ऑपोजिट वेरम वाली कंडीशन जो होती है उसके अंदर ऐसे कंडीशन के ड्रम यानी जो भी बोतल होगी वो सेंटर में इजीली जोसना प्लेस हो सकते हैं, और नी ऐसे बाहर की तरफ जब बो हुए होते हैं, बेंड हुए होते हैं, तो उसे जोसना हम कहते हैं वेरम, ठीक है। इस तरह याद कर लें, या जो सा हम एल वाला जो हमने याद किया ना, एल वाले में लैटरल साइड पे ऐसे गई होगी, उस तरह याद कर लें, ठीक है। दोनों कंडीशंस एक्सेप्टेबल है, बस आपको क्यू एंगल का पता होना चाहिए, दोनों टर्म्स का पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि इनके अंदर हो क्या रहा है। एक और चीज़ें याद रखनी है आपने कि जो जीनो वेलगम होता है ना, इसे नॉक नी के नेम से भी जाना जाता है, और जो जीनो वेरम होता है इसे बॉ लेग्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे बोइंग ऑफ लेग्स होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक जोसना आज हमने कवर करना था। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।